गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो साइट पे जाके आप डाउनलोड कर लो अभी। सभी स्टेट के बीएड एग्ज़ाम 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक होने हैं। महाराष्ट्र बीएड का एग्ज़ाम 23, 24 एंड 25 अप्रैल के बीच होना है। सो आपके पास केवल अब 2 से 3 दिन का ही समय बचा है। तो एक बार आप पूरी ज़ोरों शोरों से इन 2-3 दिन तक पढ़ाई कर लो और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और पूरे 3 साल तक मज़े से आप पढ़ाई करो। और अगर आप चूक गए तो पूरे 3 साल तक आप पछताओगे। आज हम सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी के लास्ट सेकेंड मॉक टेस्ट को, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फुल मार्क्स लाते हैं। सो आप सभी को जो बीएड का प्लेलिस्ट बना है वहाँ से सभी वीडियो को देख कर ही जाना है, अगर आप भी रीजनिंग में आउट ऑफ लाना चाहते हो तो। यहाँ पे मैंने एक सॉल्व कराया है नंबर सीरीज का। मैक्सिमम आपके बीएड एग्ज़ाम में नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं आपके टोटल 40 क्वेश्चन में से, या तो जहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, वहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये वाला वीडियो देख के ही जाना है नंबर सीरीज का। इसके अलावा एक मैंने लेटर सीरीज का भी कराया है और आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया है। लेटर सीरीज से भी 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये दोनों वीडियो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को आपको देख के ही जाना है। यहाँ पे मैंने पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताया है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराया है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक भी कर दिया करो। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या मुझसे कोई चैप्टर छूट गया है जिसकी प्रैक्टिस मैं ना कराया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है महाराष्ट्र बीएड से। ये महाराष्ट्र बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना है। 3 किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं, एक केवल ऑड है, यहाँ पे ऑड फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा दिया है फ्लावर, फ्लावर से पेटल, फ्लावर से पेटल का किस प्रकार से रिलेशन है। दूसरा दिया है सर्कल से आर्क, सर्कल से आर्क का किस प्रकार से रिलेशन है। तीसरा है कवर से पेंच, कवर से पेंच का क्या रिलेशन है। और चौथा है चेयर से लेग, चेयर से लेग का क्या रिलेशन है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे ये देखो आप। फ्लावर और पेटल क्या होता है, ये हो गया हमारा फ्लावर। इस फ्लावर को तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और बहुत ज़्यादा यूज भी करते हो। तो ये हो गया फ्लावर। पेटल क्या होता है, इनकी जो ये पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं, ये जो इनकी पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं इसी को बोलते हैं हम पेटल। ये है पेटल। जो फ्लावर में पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं, किसी में 5 रहती हैं, किसी में 10 रहती हैं, किसी में 7 रहती हैं, उसी पार्ट को, फ्लावर के उसी पार्ट को बोला जाता है पेटल। ये हो गया फ्लावर का पेटल से रिलेशन। सेकेंड है हमारा दिया था चेयर, ये हो गया एक चेयर। चेयर में क्या लगा रहता है, यहाँ पे जो है 4 लेग है। लेग कहाँ पे रहता है, लेग जो है चेयर का ही पार्ट है और चेयर को बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार हमारा फ्लावर, फ्लावर को जो है ये पेटल जो है इसको, फ्लावर को पूरा रूप से अच्छे दिखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, आर्क, आर्क मतलब सर्कल। ये एक कोई सर्कल हो गया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया और इसमें से आर्क पूछा है। आर्क मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, मैंने यहाँ से इसको कट करके निकाल लिया। जैसे आपने केक देखा होगा, केक कुछ इस तरीके से रहता है, तो यहाँ से और यहाँ से इतना कट करके निकाल लेते हैं, तो उसे ही बोलते हैं आर्क। वो जो मैंने पार्ट निकाला है ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा आर्क। और कवर क्या होता है, कवर, कोई आपने बुक देखा होगा, बुक का एक कवर होता है। कवर क्या करता है, पेजों को ढकता है। तो यहाँ पे फ्लावर पेटल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। सर्कल आर्क, सर्कल का ही एक छोटा सा पार्ट है आर्क, चेयर का ही पार्ट है लेग। लेकिन यहाँ पे कवर और पेज एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवर और पेज एक दूसरे से रिलेट नहीं है, जिस प्रकार से ये तीनों रिलेट हैं। तो इसमें से कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है महाराष्ट्र बोर्ड का।
महाराष्ट्र को आप जो बीएड एग्ज़ाम होता है वहाँ से मैंने लिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 7 से 22, 7 से 22 गया है, यहाँ 12 से 37 गया है, 15 से 45 गया है और 8 से 33 गया है। तो यहाँ पे किस तरीके की लॉजिक अप्लाई करते हैं, नंबर्स को देखो। हमें 7 से जाना है 22 पे, 7 से 22 पे जाना है। तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगा, टेबल लर्न होगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि 7 से 22 कब जाएंगे। 7 का 3 टाइम करेंगे, जैसे ही मैं 3 टाइम किया 7 का, कहाँ पे पहुँच गया 21, 7 3 जा 21। अब 21 में मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ, 21 में आप 1 को ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 22 तक। सेम ये हमारा एक लॉजिक क्रिएट हो गया। अब इसी लॉजिक को हम दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या ये लॉजिक जो है दूसरे ऑप्शन में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 12 से दिया है 37। हमें 12 से जो है 37 बनाना है, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 में 1 को ऐड करो 37। तो हाँ, ये जो लॉजिक मैंने फाइंड किया इंटू 3 + 1, इंटू 3 + 1, ये लॉजिक दो ऑप्शन में काम कर रहा है। अब सेम इसी प्रकार से हमें तीसरे ऑप्शन को चेक करना है। 8 से हमें जाना है 32, 8 में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 24, और 24 में प्लस को 1 ऐड करूंगा तो ये 33 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अलग कंडीशन दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करो। ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है, 50 का मल्टीप्लाई, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और 45 में जो है 1 को ऐड करेंगे तो ये दे रहा है 46। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ मल्टीप्लाई 3 + 1 पे रिलेट है। लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है ये मल्टीप्लाई 3 + 1 पे नहीं है, ये दिया है मल्टीप्लाई 4 + 1 पे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यही इस ग्रुप में डिफरेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा महाराष्ट्र बीएड का है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप नंबर। यहाँ पे भी डिफरेंट फॉर्म पूछा है। इस डिफरेंट फॉर्म को फाइंड कैसे करते हैं, अगर कोई 4 नंबर हमारे पास दिया है तो सबसे पहला क्या होता है हमारा प्राइम नंबर चेक करना। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्राइम नंबर को देते हैं। और मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को प्राइम नंबर बहुत अच्छी तरीके से अब पता हो गया होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। पहला प्रेफरेंस प्राइम नंबर को, दूसरा प्रेफरेंस किसको देते हैं, क्यूब को, सेकंड प्रेफरेंस क्यूब को, थर्ड प्रेफरेंस स्क्वायर को। फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड क्यूब, थर्ड स्क्वायर, और चौथा देते हैं उसके बाद फिर चौथा देंगे डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल, वो भी डिविजिबिलिटी रूल में किसका 11 का पहले, फिर 3 का, 9 का, 7 का, 15 का, इन्हीं का ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसके बाद भी आंसर नहीं फाइंड होता तो समझ जाओ कि वो इनलॉजिकल क्वेश्चन है। इनलॉजिकल क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3, 5, 9 दे दिया है तो इन सब का जितने भी डिजिट हैं ऐड करेंगे। 9 में 5 को ऐड करेंगे आ जाएगा 14, 14 में 3 को ऐड करेंगे 14, 3 आ जाएगा 15, 16, 17, अब 17 आ गया, 17 आ गया, फिर 7 1 को ऐड करेंगे 8। तो इस तरीके से इनलॉजिकल क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो यहाँ पे पहले पास मैं ऑप्शन एक एक करके चेक करना स्टार्ट करता हूँ। पहले हमें किसका चेक करना है, पहले चेक करना है प्राइम नंबर और स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर। तो प्राइम नंबर चेक करो, यहाँ पे 137 प्राइम नंबर है, 8 और 9 ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 121 भी प्राइम नंबर नहीं है। देखो अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दो ऑप्शन ऐसे मिल गए कि जो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं है। अब क्यूब चेक करो, यहाँ पे कोई भी नंबर किसी नंबर का क्यूब नहीं दिख रहा है, तो क्यूब का भी लॉजिक हट गया। अब हमें स्क्वायर चेक करना है। जैसे ही आप स्क्वायर चेक करोगे और 121 का शक्ल देख के बाद आप बोल दोगे कि ये है 11 का स्क्वायर। जैसे ही 121 का शक्ल देखा आपके माइंड में क्या आ गया, ये तो है 11 का स्क्वायर। और 831 किसका स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा है। 137 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा है। 231 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा ऑड हो गया, इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो गया। ये किसी नंबर का स्क्वायर दिया है और ये 11 का स्क्वायर है।
तो इस तरीके से आप जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चेक करके चलते हैं। पहले ऑलवेज प्राइम नंबर चेक करना है, प्राइम नंबर के बाद क्यूब नंबर चेक करना है, क्यूब के बाद स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर के बाद फिर डिविजिबिलिटी रूल पे आना है, डिविजिबिलिटी रूल के बाद फिर आपको जाना है जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। अगर वहाँ से भी न मिले फिर ये समझो कि इन लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस तरीके से आप चेक नहीं करते, इन सीक्वेंस में चेक नहीं करते, तो हो सकता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाया हो कि उसके 2 से 3 ऑप्शन करेक्ट हो और वहाँ पे आप तब फंस जाएंगे। 2 से 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, आपने सीधा स्क्वायर का चेक कर लिया और इसको टिक कर लिया और वहाँ पे प्राइम नंबर का भी लॉजिक लग रहा था, तो आपका वो क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे प्राइम नंबर का जो प्रेफरेंस दिया है वही वाला सही हो जाएगा। इसलिए आपको इस सीक्वेंस में चेक करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इफ द ग्रुप। यहाँ पे इंग्लिश लेटर, जो लेटर होते हैं उनसे जो है ऑड वन आउट में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो ये इस तरीके से दे देता है कि यहाँ पे दे दिया ए ई, उसके बाद फिर यहाँ पे यू दिया है, यहाँ पे पी दिया है। अब इन 4 लेटर में से पूछेगा कि आपको ऑड वन आउट बताना है। एक जो है 3 किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं इस वाले क्वेश्चन में, एक जो है ऑड है, उस ऑड को फाइंड करो। या आप किस तरीके से करोगे, इनका पहले लेटर का नंबर लिखोगे। यहाँ पे ये 1 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ से इसी तरीके से लॉजिक चेक करना रहता है कि देखो ये क्या दिया है, ये हमारा ऑड नंबर दिया है, 5 कौन सा नंबर दिया है, 5 ऑड नंबर दिया है, 21 कौन सा दिया है, ऑड नंबर दिया है। लेकिन ये जो 16 है, 16 कैसा नंबर दे दिया है हमारे पास, 16, ये दिया है इवन नंबर। तो इसमें से ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर पी करेक्ट आ गया। लेकिन अगर सोचो आप यहाँ पे ये पी न देके पी की जगह हमें दे देता, समझो ये वी, डब्लू देते हैं, यहाँ पे डब्लू दे दिया और डब्लू का तो आ जाता 23। अब किस तरीके से आप फाइंड करते, तो आप जो है इसमें फाइंड करने में फंस जाते, क्योंकि इस पी की जगह अब जो दे दिया है ये डब्लू दे दिया है। 1 भी जो है हमारा ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 21 भी ऑड नंबर है, 23 भी जो है ऑड नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम वॉबेल को प्रेफरेंस देते हैं। वॉबेल को, ए क्या है हमारा वॉबेल है, ई क्या है, ई भी वॉबेल है, यू क्या है, यू भी वॉबेल है। लेकिन पी जो है ना पी वॉबेल है ना डब्लू वॉबेल है। तो यहाँ पे वॉबेल और कॉन्सोनेंट का रूल दिया था, लेकिन मैंने जो है किस तरीके से निकाला, ये ऑड और आउट से निकाला, कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। इससे तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया कि पी करेक्ट आंसर था। लेकिन ये लॉजिक क्या था, लॉजिक सही नहीं था। यहाँ पे लॉजिक कौन सा अप्लाई हुआ है, लॉजिक हमेशा वॉबेल और कॉन्सोनेंट का अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट और वॉबेल से अप्लाई करना था। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर इस तरीके का नहीं आया तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है कि ये जो है 4 दे दिए हैं। पहला बोला है हमारे पास जिंक, दूसरा बोला है एल्यूमिनियम, तीसरा बोला है मरकरी और चौथा बोला है कॉपर। तो आपको यहाँ पे इसमें से एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे इनका शॉर्टकट फॉर्म पूछा जाता है, इनका सिंबल पूछा जाता है। सिंबल मतलब क्या होता है कि ये शॉर्टकट फॉर्म में किस तरीके से दर्शाए जाते हैं। ये लिया गया है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल होता है वहाँ से क्वेश्चन पिक किया गया है और ये आया था महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में। तो ये है जिंक। जिंक का क्या होता है, जिंक का जो है सिंबल होता है जेडीएन। ये जो है आपके जीके जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। जिंक का सिंबल क्या हो गया, जेडीएन। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है एल। जिंक का जेडीएन, एल्यूमिनियम का एल। मरकरी का क्या होता है, एचजी। मरकरी का क्या होता है, एचजी। और कॉपर का क्या होगा, कॉपर का होगा सीयू। कॉपर का क्या हो जाएगा, सीयू। जिंक को हिंदी में जिंक ही बोलते हैं, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही बोलेंगे, मरकरी को जो है पारा बोलते हैं। मरकरी को क्या बोल देंगे, पारा। और कॉपर को कॉपर ही बोलेंगे। जिंक को आप जस्ता भी बोल सकते हैं, ये है जस्ता। मरकरी हमारा मरकरी ही रहेगा और कॉपर कॉपर ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑड वन फाइंड है, जो है किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे चेक करना रहता है हमारा ये कौन सा जो है मेटल दिया गया है। जिंक क्या है, जिंक हमारा मेटल है। मेटल मतलब धात जो कठोर होता है, जिंक हमारा क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम भी जो है एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। कॉपर भी क्या है, कॉपर भी एक हमारा मेटल है।
जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये एक मेटल हो गया। लेकिन मरकरी क्या है? मरकरी हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। मरकरी किस फॉर्म में होता है? मरकरी ऑलवेज जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। ये तीनों क्या दे रखे हैं? ये हमारे पास सॉलिड के रूप में दे रखे हैं। जिंक भी सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड होता है, कॉपर भी सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब कठोर, कठोर मतलब जिसको जो है आप एहसास कर पाओ, जिसको दबा ना पाओ। और मरकरी पारा किस फॉर्म में रहेगा? मरकरी हमारा रहेगा लिक्विड फॉर्म में, मतलब पानी जिस तरीके से वाटर होता है उस फॉर्म में मरकरी रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक जीके में और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये बीएड एग्जाम का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, हर एक स्टेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मतलब पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब पदार्थ, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अगर सबसे ज़्यादा एलिमेंट पूछे, सबसे ज़्यादा पदार्थ पूछे, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? या तो इसे O से डिनोट करते हैं या तो O2 से डिनोट करते हैं। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करेंगे? या तो O से डिनोट करेंगे या तो O2 से डिनोट करेंगे। सेकेंड नंबर पे आ जाता है सिलिकॉन। सेकेंड नंबर पे क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम। और चौथे नंबर पे पाया जाता है आयरन। और आयरन को किससे डिनोट करते हैं? आयरन को Fe से। आयरन को किससे डिनोट करेंगे? आयरन को Fe से। यहाँ पे मैं जितने आपको सिंबल बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पे इन चार चीज़ का सिंबल बताया। जिंक का क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, मरकरी का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा। ये आपको सिंबल बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। 100% गारंटी है कि यहाँ इस सिंबल से जो है आपको एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा आयरन का सिंबल Fe। अगर एलिमेंट के रूप में पूछा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं, तो पहला आंसर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। अगर एलिमेंट न पूछ के मेटल पूछा, मेटल मतलब धात, धात क्या होता है, मेटल क्या होता है? जिसमें से जो है ये बिजली, जिसमें से इलेक्ट्रिक जो है आर पार चली जाती है, मतलब उसको अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे तो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। तो मेटल क्या हो जाता है? हमारा धात। सबसे ज़्यादा मेटल कौन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर? तो एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा मेटल पूछा तो कौन सा पाया जाएगा? एल्यूमिनियम। और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे पूछा तो आयरन। फर्स्ट नंबर पे मेटल एल्यूमिनियम, सेकेंड नंबर पे कौन सा पाया जाएगा? आयरन। एल्यूमिनियम का शॉर्ट फॉर्म सिंबल क्या होता है? AU। आयरन का जो है सिंबल फॉर्म क्या होता है? Fe। यहाँ से इस एक सिंगल क्वेश्चन से आपने 6 से 7 क्वेश्चन सीख लिए। और ये गारंटी है कि इन 6 से 7 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। वो किसी भी जो है बोर्ड का स्टेट एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का जो है ये बीएड का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे दिया है डाइस का क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अभी तक आपने सीख लिया होगा, अगर हमारा सेशन आपने पूरा देखा है तो। यहाँ पे 3 फिगर दे रखा है और पूछा क्या है? अपोजिट द फेस ऑफ शोइंग 3। 3 के अपोजिट कौन सा फेस हमें मिलेगा? 3 के अपोजिट पूछा है। कितने भी फिगर आपको दिए रहे, ऑलवेज हमें 2 ही फिगर को चूज करना है। 2 फिगर कोई भी, या तो फिगर 1 फिगर 2 से सॉल्व कर लेंगे, या तो फिगर 1 फिगर 3 से सॉल्व कर लेंगे, या तो फिगर 2 और फिगर 3 से सॉल्व कर लेंगे। किन्हीं भी 2 फिगर को चूज करना है और ऐसे फिगर को चूज करना है जिसमें से कुछ न कुछ एक जो है नंबर हमारा कॉमन रहे। तो पहले हम उठाते हैं फिगर 1 को और फिगर 2 को। फिगर और 1 और फिगर 2 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 और 4 है और यहाँ पे भी 2 और 4 है। अगर 2 नंबर हमारे पास कॉमन मिल गए, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन मिल गए, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, तो जो नंबर रिमेनिंग बचेंगे, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर 2 नंबर जो है कॉमन मिल गए, 2 नंबर हमारे पास कॉमन मिल गए, तो जो नंबर शेष बचते हैं, जो नंबर रिमेनिंग बचते हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट। वो वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे 2 और 4 कॉमन मिल गया, ये 2 और 4, यहाँ पे 2 और 4, तो 6। यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करो। 1 कॉमन ट्रिक क्या हो जाएगा? 1 कॉमन ट्रिक हमारा क्या बोलता है? आंसर अभी आपको पता चल गया कि 6 ही आने वाला है। अब दूसरे तरीके से आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर 6
6 ही आने वाला है। यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 3 को यूज करो। फिगर 1 और फिगर 3 देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब एक जो है नंबर कॉमन मिल गया। जैसे ही हमें एक नंबर कॉमन मिल गया, इस कॉमन नंबर से हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जो है मूव करना है। तो ये 4 लिख लिया पहले फिगर 1 का। अब जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया है, इसमें फिगर 3 में यहाँ पे 4, 4 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा और 5 आएगा, 3 और 5। अब यहाँ से जितने भी अपोजिट नंबर आपके पूछे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2। 2 के अपोजिट होता है 5 और 5 के अपोजिट 2। 6 के अपोजिट हमारा हो जाएगा 3 और 3 के अपोजिट 6। 4 के अपोजिट क्या आएगा, इसमें से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप फिगर 2 और फिगर 3 से सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 6 ही आने वाला है। किसी भी तरीके से सॉल्व करो, 3 का अपोजिट जो है 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर आपकी आई टेस्ट करना चाहता है कि आपकी आंखें जो है ठीक ठाक बची हैं कि अभी तक मोबाइल देखते हुए सब चली गई हैं, चश्मा लग गया है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो एंगल 45 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री किस तरीके से रोटेट करते हैं, 180 डिग्री क्या होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक जो है ये लाइन खींच दे रहा हूँ। अब इस लाइन को हमें 45 डिग्री मूव कराना है। 45 डिग्री या तो आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप इसे 45 डिग्री मूव कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री, इसको बोलते हैं 45 डिग्री रोटेट हो गया। अगर इसी को जो है 90 डिग्री हम रोटेट कराना चाहते हैं, 90 डिग्री रोटेट कराना चाहते हैं तो ये जो इस तरीके से लाइन है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। इसको जो है पहले 45 कराया, अब इसी को जो है 90 डिग्री रोटेट कराया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अगर 180 डिग्री रोटेट कराना चाहते हैं तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन इस तरीके से दिख रही है इसका एरो इस तरीके से है, यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपको रोटेशन पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और आपकी आंखें इसमें पूरी तरीके से आपकी माइंड और आपकी आंखों का टेस्ट हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जो है बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें फाइंड करना रहता है, यहाँ पे हर एक चीज़ को चेक नहीं करेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ो, किसी एक पॉइंट को पकड़ना है और वहाँ पे चेक करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस 2 नंबर, ये 2 लाइन ऐसे खींचे थे, इसको मैंने पकड़ लिया। अब क्या करना है, ये चेक करना है कि ये लाइन ऐसे हो जा रही हैं, कुछ इस तरीके से हो जा रही हैं। यहाँ पे यहाँ से ये कुछ लाइन इस तरीके से हो गई। ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आया ये 45 डिग्री रोटेट हुआ है, 45 डिग्री रोटेट हुआ, प्लस साथ में इसमें और क्या हुआ है, एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई। 45 डिग्री रोटेट करके एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। अब आगे देखो, अब इस लाइन को, अब ये लाइन है इसको क्या करना है, यहाँ पे भी इन्होंने 45 डिग्री रोटेट कर दिया। ये 45 डिग्री फिर से रोटेट किया। अब क्या किया है, इस लाइन में जो है ये लाइन जो एक्स्ट्रा ऐड थी इसको तो रहने दिया और एक लाइन जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मतलब 45 डिग्री रोटेट कर रहा है और एक एक लाइन को एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहा है। जब यहाँ पे इस वाले फिगर को अब 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी से हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि यहाँ पे जो है इस ऐसा डायग्राम कौन से फिगर में है। ऑप्शन नंबर 1 देखो ऊपर दे रखा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रखा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए कैसा, इस तरीके से चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में केवल इसी तरीके से दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। कोई भी आपने एक पॉइंट पकड़ा, ये केवल लाइन वाला पकड़ा और लाइन वाले से ही आपका आंसर निकल के आ गया कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वाटर इमेज पे। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है। मिरर इमेज में ऑलवेज, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट जो है हमारा चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। जैसे आपके घर में कोई आईना रखा होगा या शीशा रखा होगा, मिरर रखा होगा, उसके सामने आप खड़े हो जाओ। जैसे ही उसके सामने खड़े हो जाओगे आपको क्या दिखेगा,
आपका जो सर है, हेड है, वो ऊपर की तरफ ही दिखेगा और जब आपका पाँव है, लेग है, वो नीचे की तरफ ही दिखेगा। इसका मतलब टॉप और बॉटम सेम रहता है मिरर में, केवल लेफ्ट और राइट। आप अपने राइट हैंड को उठाएंगे तो मिरर में वो लेफ्ट दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट जो है राइट दिखेगा। आप इस तरीके से जो है मिरर के सामने खड़े होकर चेक कर सकते हैं। इसका मतलब मिरर में क्या होता है, मिरर में जो है लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। लेकिन अगर आप वाटर में अपनी जो है परछाई को देखोगे, इमेज को देखोगे, तो जो है वाटर में क्या होता है, आप एक कुएं के पास जाओ या किसी तालाब के पास जाओ और खड़े होकर उसमें अपनी परछाई को देखो, तो उसमें ऑलवेज जो है टॉप और बॉटम चेंज होता है। वाटर में क्या होगा, वाटर में ऑलवेज जो है टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। मतलब ऊपर आपका मुंडी जो है नीचे दिखेगा पैर की तरफ, और जो पैर है वो मुंडी की तरफ ऊपर दिखेगा। इस तरीके से चेंज होता है। और लेफ्ट और राइट इसमें सेम होता है। यहाँ पे जो नज़दीक रहता है, जो जितना नज़दीक रहेगा उतना नज़दीक दिखेगा, जो जितना दूर रहेगा उतना दूर दिखेगा। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने हाथ में जो है कुछ भी, अपना फ़ोन ले लो और फ़ोन को इस तरीके से हाथ अपना आगे करके मिरर के पास, आपका हाथ आगे रहेगा और आप जो है दूर खड़े हो, तो मिरर में पहले क्या दिखेगा, मिरर में पहले आपका फ़ोन दिखेगा, फिर हैंड दिखेगा, उसके बाद फिर आप दिखोगे। मतलब जो चीज़ नज़दीक है वो तो नज़दीक दिखेगी और जो चीज़ दूर है वो दूर दिखेगी। सेम इसी प्रकार से मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। जहाँ से पेपर को कट किया है और फोल्ड किया है वहाँ पे हमें मिरर इमेज लगा के ओपन करते जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या करना है, ये जी है तो पहले हमारा जी दिखेगा। अब ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में कहाँ पे जी है। ये ऑप्शन यू से स्टार्ट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे जी यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। और जी की जो है रोटेशन भी सेम है, जैसे जी यहाँ पे बना है सेम उसी प्रकार से जी इन सब में भी बना है, मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद फिर हमारा बनेगा बी। बी देखो किस ऑप्शन में है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। लेकिन बी बनेगा कैसे, बी हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो कहाँ पे इस तरीके से बी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे जो है बी उल्टा बना के रखा है। अब क्या आएगा, वी आएगा। वी यहाँ पे भी दे रखा है, वी ऑप्शन नंबर थर्ड में भी दे रखा है। वी सेम है तो वी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में एक्स है, ऑप्शन नंबर सी में भी एक्स है, तो एक्स को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए में 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में भी 2 दे रखा है, लेकिन 2 में यहाँ इसकी पोजीशन चेक करनी है कि ये किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा है तो ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो यहाँ पे किस तरीके से बना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 इस तरीके से बनेगा, न कि इस तरीके से। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो, रॉन्ग आंसर को ढूंढे, आप करेक्ट आंसर को मत ढूंढो। पुलिस किस तरीके से मतलब किसी चीज़ की जांच करती है, पुलिस हमेशा अगर क्रिमिनल के पास नहीं पहुंच पाती तो उनके घर वालों के पास पहुंचती है, उन्हें उठाती है, उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचती है, उन्हें उठाती है, उन्हें टॉर्चर करती है। अपने आप मुजरिम नहीं मिल रहा है तो मुजरिम को ढूंढो ही मत, उनके घर वालों को ढूंढो, रिश्तेदारों को ढूंढो और पकड़ के ले आओ, अपने आप मुजरिम हाजिर हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे जितने भी नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, ऑलवेज गलत आंसर ढूंढना है। अगर गलत आंसर ढूंढोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी पा जाओगे, अपने आप राइट क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप सही उत्तर को ढूंढने जाओगे, सही आंसर को ढूंढने जाओगे तो उसमें जो है टाइम, आंसर तो मिल जाएगा लेकिन टाइम जो है ज़्यादा चला जाएगा। इस तरीके से नॉन वर्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास, ये क्वेश्चन किस पे था, वाटर इमेज पे था। अब यहाँ पे किस पे दिया है, मिरर इमेज पे। मिरर इमेज में क्या फाइंड करना रहता है कि यहाँ पे पहले एस है तो एस दिखेगा। अब हमें सही आंसर को ढूंढना ही नहीं है, पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट करो जहाँ पे एस से स्टार्ट नहीं है। ये जे से स्टार्ट है, गलत हो गया, ये जे से स्टार्ट है, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पे एस सीधा बना है तो यहाँ पे एस कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एस को जो है सेम बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप बिना पेन और पेपर का यूज किए इससे केवल मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। किस तरीके से, केवल एस का पोजीशन चेक करके कि एस किस तरीके से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है जो है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में क्या पूछ रखा है, डिक्शनरी से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। यहाँ पे पूछा है थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा,
जैसे ही अगर पूछ ले कि डिक्शनरी ऑर्डर में किस तरीके से आएगा, तो वहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा है थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, तो अभी चेक करो कि थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे जितने लेटर से में काट दो। यहाँ पे CHOC है, यहाँ पे भी 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 CHOC है। जितने लेटर मिल रहे थे उन सब लेटर को आप काटते गए। अब आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पे O आ रहा है, 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 यहाँ पे जो है K आ रहा है। तो ऑब्वियसली K पहले आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर नहीं हो सकता, ये पहले पोजीशन पे आएगा और ये बी वाला इनकरेक्ट हो गया। अब O जो है यहाँ पे O को कट कर दो, O सब में जो है सेम दिया है। अब यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो यहाँ पे H है। तो ऑब्वियसली पहले L आता है कि पहले H, सबका आंसर होगा कि पहले H आता है। H कौन से पोजीशन पे आएगा, 8 पे। L कौन से पोजीशन पे आएगा, L आ जाएगा 12 पे। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जिसमें है उसको इनकरेक्ट करो, क्योंकि ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अब ऑप्शन नंबर ए और सी ही बचा, तो यहाँ पे भी L दिया है, L को कट करते जाओ। ये L हमारा कट हो गया, यहाँ पे L कट हो गया, L कट हो गया। आगे A दिया है, A कट हो जाएगा, A कट हो जाएगा, A कट हो जाएगा। फिर जो है T दिया है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T। अब चेक करो, पहले E5 पे आता है, Y कितने पे आएगा, Y आ जाएगा YZ, Y 25 पे। उसके बाद फिर I कितने पे आता है, 9 पे आएगा। पहले 5 आएगा कि 25 आएगा कि 9 आएगा, सबका आंसर होगा कि सर पहले कौन सा आएगा, 5 वाला आएगा। तो थर्ड पोजीशन पे यही हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चॉकलेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ से आपको चॉकलेट की स्पेलिंग भी याद करते हुए चलना है। चॉकलेट डे मनाया कब जाता है, चॉकलेट डे मनाया जाता है 2 फेब को, ये भी याद कर लो। और चॉकलेट की स्पेलिंग जो है ये आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है, चॉकलेट की मीनिंग क्या है। वहाँ पे 4 मीनिंग देगा चॉकलेट का, 3 गलत रहेगा, 1 राइट रहेगा। उस राइट वाले मीनिंग को पूछेगा। तो चॉकलेट की स्पेलिंग क्या होती है, CHOCOLATE, CHOCOLATE। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो है ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे जिस तरीके से पहला नंबर और दूसरा नंबर है उसी तरीके से इनमें जो है कौन सा नंबर फाइंड होगा। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है पहले 2 के बाद दे रखा है 125 और यहाँ पे 3 दे रखा है। मतलब इन 125 को आप देखते ही क्या समझ गए, 125 जैसे ही आपने देखा आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये है 5 का क्यूब। आपको इस तरीके से क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए कि 125 को देखते ही मन आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है। अब हमें इन दो नंबर को ऐड करके 5 का क्यूब लाना है। इन दो नंबर में कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, या तो उनको माइनस करो, या तो प्लस करो, एडिशन करो, या तो जो है डिवीजन करो, या मल्टीप्लिकेशन करो। हमें 5 जो है केवल 5 से मतलब है। तो जैसे ही 2 और 3 को ऐड करोगे, 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। मतलब इससे क्या लॉजिक निकला, इससे ये लॉजिक निकला ए और प्लस बी को ऐड करेंगे, जो आएगा ए और प्लस बी का उसी का क्यूब कर देंगे। तो हमें ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए और सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए और सी को ऐड करके उनका क्यूब करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ये लॉजिक यहाँ से बना। अब इसी लॉजिक को जो है हम दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पे जो ये नंबर दिया है 3 और 1 को ऐड करो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो अभी आप सब यहाँ से श्योर हो गए होंगे कि मतलब ये जो लॉजिक मैंने फाइंड किया है यही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। अब ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में जो है खोजो कि इस तरीके से कौन सा लॉजिक है। अगर आप 8 और 2 को ऐड करते हो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। यहाँ पे 10 का क्यूब 1000 होता है, 100 दे रखा है। 3 2 को ऐड करते हो, 5 और 3 को ऐड करते हो, 8 आ जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है ये आपको फाइंड करना है। 4 और 3 का क्यूब कितना होता है 343, ये गलत हो गया। यहाँ पे 13 और 12 का क्यूब, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो इसका राइट आंसर है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब ही 512 होता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि इस जो है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसको किस तरीके से फाइंड करोगे। अभी यहाँ पे आपके पास फाइंड करने का 2 तरीका है।
या तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरीके से फाइंड करना स्टार्ट करो, नहीं तो आप जो है कुछ इस तरीके से फाइंड करना स्टार्ट करो। तो अभी आपको भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि तो दी होगी, अगर बुद्धि दी है तो उसी बुद्धि का यूज यहाँ पे करना है, उसी माइंड का यूज करना है, जल्दी आंसर लाना है। जल्दी आंसर किस तरीके से आएगा, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर जो है डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर घटते हुए जा रहे हैं, तो आपको चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे। नंबर जो है किस तरीके से दिख रहे हैं, नंबर जो है इंक्रीज होते हुए बढ़ते हुए रूप में दिख रहे हैं। तो आप अगर यहाँ से इस तरीके से चेक कर रहे हो तो आपको जो है इजी हो जाएगा चेक करने में। ऐसे ही माइंड, जितनी भगवान आपको बुद्धि दी है, हर एक बुद्धि को यहाँ पे यूज कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये 3 से 9 हुआ, 3 से 9 कब होगा, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 9 से 27 हुआ, 9 से 27 कब होगा, जब 9 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये 243 से 729 हुआ, 243 से 729 कब होगा, जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो भी नंबर दिया है उसमें मल्टीप्लाई 3 करके अगला नंबर लिख रहा है। और अगर यहाँ से चेक करोगे, फॉरवर्ड चेक करोगे तो डिवाइड जो है 3 हो रहा है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जब 27 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट। आपने जितना भी पढ़ा है यूनिट डिजिट, जिटर सम, सबको अप्लाई कर देना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 कौन से यूनिट डिजिट में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए आपको हर एक रूल का अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में टाइम ही सबसे ज़्यादा फैक्टर हमारे होते हैं। टाइम ही जो है हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है मौका देता है। जीके जीएस में 100% कोई फुल मार्क्स नहीं ला पाता, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक बच्चे कोशिश करते हैं कि अगर 40 नंबर का रीजनिंग आ रहा है तो 40 में 40 मार्क आए, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आ रहा है तो 50 में से 50 मार्क्स आए। इस तरीके से क्या होगा, सबको पता है कि जो है जीके जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें कोई नहीं आएगा, इसलिए लोग रीजनिंग पे और मैथ्स पे और ये जो आता है टीचर टेस्टिंग पे, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको भी ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके चलना है जहाँ पे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं और अपने फेवरेट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फाइंड करना है क्या आएगा। तो अभी आपको पास भगवान ने जितना भी पावर दिया है, जितने भी आप जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 10th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कई प्रकार के सीखे हैं, हर एक चीज़ को जो है इसमें अप्लाई कर देना है। हमें मतलब किससे है, आंसर, वो भी जल्दी आंसर फाइंड करने का। यहाँ पे लॉजिक कुछ भी रहे, केवल हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए, वो भी जल्दी आंसर चाहिए। तो देखो यहाँ पे किस तरीके का अप्लाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले भी बता चुका है, या तो रो वाइज चेक करते हैं या तो कॉलम वाइज चेक करते हैं। जहाँ पे नंबर बड़े मिले उस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप कॉलम वाइज चेक करने जाओगे इस तरीके से, रो वाइज चेक करने जाओगे तो यहाँ पे नंबर छोटे छोटे हैं, 11 है, 15 है, 9 है। अगर आप कॉलम वाइज चेक कर रहे हो, कॉलम वाइज चेक कर रहे हो तो 11 है, 14 है, 75 है, मतलब बड़े नंबर मिल रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से चेक करना है, 11, 14 और 75। अब यहाँ पे जो दो छोटा नंबर दिया है, ये दो हमारे पास छोटा नंबर दिया है, इन्हीं दोनों नंबर का यूज करके हमें 75 लाना है, इन्हीं दोनों नंबर का यूज करना है और 75 लाना है। अब इसमें आप सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, गुणा करो, भाग करो, जो है डिवीजन करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर एक चीज़ को अप्लाई कर दो, बस केवल हमें आंसर लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 75 कब आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर देखो किस तरीके से लॉजिक सोचना है, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 75 से बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो हमें करना नहीं है, इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों का डिवाइड कर रहे हो तो ये पॉइंट में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब डायरेक्ट ना तो मल्टीप्लाई करना है ना तो डिवाइड करना है। अब क्या आया हमारे पास, बचा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन्हीं दोनों स्टूल के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो 11 और 14 को ऐड करो, 11 और 14 ऐड होगा तो 4 1 5 25, यहाँ पे 25 आ गया। और जैसे ही आपके पास 25 आ गया, आपको टेबल इस तरीके से याद होना चाहिए कि 25 देखते ही मान समझ जाओ कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 पहुँच जाएंगे। तो अभी
इन दोनों नंबर को आपने ऐड किया तो 25 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों नंबर को माइनस करो, जैसे ही इन दोनों नंबर को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। और चाहिए क्या था, हमें 3 ही चाहिए था, जो चीज़ चाहिए था इन दोनों को माइनस करने पे मिल गया। तो मतलब क्या किया है, पहले एक बार इन दोनों नंबर को ऐड किया है, उनका मल्टीप्लाई किस में किया है, इन दोनों नंबर के माइनस से। ये रूल हमारा बन गया। अब इसी तरीके से जो रूल हमें फाइंड हुआ है सेम हम इसमें सेकंड वाले जो है कॉलम में अप्लाई करेंगे। पहले 15 और 16 15 और 16 को ऐड करेंगे। 15 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 30 से 31 आ गया। अब इन दोनों नंबर को डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। 15 में से 16 जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 31। मतलब जो रूल यहाँ पे मैंने सोचा ये हमारा करेक्ट काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है। तो आगे क्या करना है, अब इसमें यही रूल अप्लाई कर देना है। ये रूल किस तरीके से अप्लाई होगा, यहाँ पे 9 है। अब अभी ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से करो, ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन से चेक करोगे तो अगर 22 में 9 को ऐड कर रहे हो, 22 को 9 में ऐड कर रहे हो तो ये हो जा रहा है 31। ये यहाँ पे तो आएगा नहीं। देखो 88 को समझ के ये आ रहा है कि जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब हमें ऐड करने पे ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसमें 11 छुपा हो। 13 और 7 को ऐड करोगे तो 13 7 20 है 21, इसमें भी 11 नहीं छुपा है। अगर 25 और 9 को ऐड करोगे 25 हो जाएगा, और 10 35 1 34, इसमें भी 11 नहीं आ रहा है। तो आगे क्या होगा, अगर 18 और 9 को ऐड करोगे, 18 को जब 9 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18 2 20, 20 7 27, यहाँ पे भी 11 नहीं आ रहा है। तो आपको एक एक ऑप्शन करके अब चेक करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को चेक ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा रूल नहीं बचा। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर को पहले ऐड करना है। मान लो ये नंबर x है, यहाँ पे x कर लिया। अब इन्हीं दोनों नंबर का जो है हमें माइनस करना है और उनका मल्टीप्लाई करके 88 लाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 88। यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 8 और 1 9, 8 8 16, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 13। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास का है। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा। ये जो है मैथ्स का एक बहुत छोटा सा ही टॉपिक है बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब ये जो इस तरीके से ब्रैकेट दिखता है, इसको इस तरीके से जो ब्रैकेट दिखता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या बोलेगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ऑफ या तो हिंदी में लिख के आता है का, ऑफ, और यहाँ पे देखो ऑफ लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले अगर ऑफ रहेगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो उसे पहले नहीं सॉल्व करते, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर m मतलब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। ये है बोर्ड मास का रूल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगा दो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही बोर्ड मास का रूल लगाओगे तो यहाँ पे पहले ये 4 का 2 में डिवाइड जाएगा। 4 का 2 में डिवाइड गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 25 में से 2 को माइनस करोगे, 25 में से 2 माइनस जाएगा 23, प्लस 11.5 और 9.5, 11.5 9.5 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 11 9 20 और 1 21, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 44। कौन से ऑप्शन में है 44, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ट्रेन से। ट्रेन मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि मैथ्स के भी जो है 5 से 6 टॉपिक आते हैं। तो मैंने मैथ्स के वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोल रखा है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140/9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक ट्रेन जो है चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड दे रखी है 140/9 मीटर पर सेकेंड। 140/9 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, वो 9 सेकेंड में कितनी दूरी चल रही है, 140 मीटर। 9 सेकेंड में कितनी दूरी चल रही है, 140 मीटर। आगे क्या बोल रखा है, अक्रॉस्ड अ पोल इन 27 सेकेंड।
एक पोल है, मान लो ये पोल हो गया और आपकी ट्रेन जो है यहाँ से जा रही है। ये एक पोल को जो है ट्रेन कब क्रॉस करेगी, जब ट्रेन अपनी जो है पूरी लंबाई चल लेगी, अपनी पूरी लेंथ चल लेगी, तभी जाके ये पोल जो है क्रॉस हो जाएगा। यही बोल रहा है कि इस पोल को क्रॉस करने में उसने 27 सेकेंड का टाइम ले लिया। मतलब ये ट्रेन 9 सेकेंड में चल कितनी रही है, 140 मीटर, 140 मीटर। 9 सेकेंड में 140 मीटर चल रही है और 27 सेकेंड उसने चलने में ले लिया। 27 सेकेंड जो है उसकी पूरी जो है गति ली उसने इसको कवर करने में। तो टोटल यहाँ से क्या निकल के आ गया। अब पूछा है कि उसने टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितनी है। 9 सेकेंड का वैल्यू 140 दिया है, तो यहाँ पे पूछा है 27 सेकेंड। ये 9 सेकेंड का 9 में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 27 सेकेंड के पास पहुँच जाओ 3 का। मतलब इस 9 का 3 टाइम दिया है, यहाँ पे 143 का 140 का 3 टाइम हो जाएगा। 143 का 3 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, 1420 मीटर। ट्रेन कितनी लंबी है, 420 मीटर लंबी है। इस तरीके से ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का सबसे छोटा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर मैथ्स के आएंगे तो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ये भी बीएड एग्जाम का है, लेकिन ये बिहार बीएड एग्जाम का है। बिहार बीएड एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक हमें अंडर रूट में नंबर दे दिया है 1 2 3 डैश 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 78 79, फिर जो है 78 से रिटर्न आना है। अगर आप इसको बेसिक रूल से जो है सॉल्व करोगे, या तो कोई ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर बेसिक रूल से सॉल्व किया तो आपका आधे से ज़्यादा एग्जाम यही क्वेश्चन ले लेगा, फिर भी आप इसका करेक्ट आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको 2 से 3 छोटे क्वेश्चन कराता हूँ कि ये किस लॉजिक से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक अंडर रूट में वैल्यू लिख दिया 1 2 3 4 3 2 1। सेम इसी प्रकार से ये भी नंबर यहाँ पे लिखा गया है। बस ये क्या किया गया है, ये मैंने 4 तक लिखा है, ये 78 79 तक गया है। 79 के बाद फिर से 78 पे रिटर्न आया है। मैं यहाँ पे आपको कौन सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सेम वही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बस केवल छोटा नंबर लिया हूँ, 4 तक गया हूँ, 4 के बाद फिर से रिटर्न आया हूँ। तो ऐसे ये तो छोटा नंबर है, आप इसे जो है जल्दी जल्दी फाइंड कर लोगे। 3 में 2 को ऐड करोगे 5 5 1 1 हो जाएगा 6 6 को जो है 4 में ऐड करोगे 10 10 और 3 मिलके 13 13 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 16। मतलब कितना आ गया, अंडर रूट 16 आ गया, अंडर रूट 16 आ गया। अब अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सबको पता है। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि ये जो नंबर दिया है यहाँ इस तरीके से नंबर दिया है, ये जहाँ से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कहाँ से हो रहा है, ये 1 2 3 4 तक तो गया, 4 के बाद फिर 3 2 1 से जो है रिटर्न होने लगा। ये जहाँ से रिटर्न हो रहा है वही रिटर्न वाला नंबर ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर आप नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल लेके आपको और समझाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल लो, कोई बड़ा नंबर इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 5 से रिटर्न हो जाओ 4 3 2 1। अब इन सब नंबर को ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे ये 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से 10 आ गया। सेम इसी प्रकार यहाँ से भी 10 आ जाएगा, ये 10 और बीच का 5 मिलकर कितना आ गया, रूट 25। और रूट 25 की वैल्यू आपको पता है, रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाती है, 5। मतलब ये नंबर कहाँ से रिटर्न आ रहा था, 5 से ही रिटर्न आ रहा था। 5 से जैसे ही रिटर्न आ रहा था तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप इस क्वेश्चन पे आओ जो पूछा गया था एग्जाम में। आप इस क्वेश्चन को अब विदिन अ सेकेंड सॉल्व कर लोगे, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर लगा के निकल जाओगे अगर आपको ये लॉजिक पता हो गई तो। यहाँ पे 1 2 3 4 79 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 79। फिर 79 से ये रिटर्न आ रहा है 1 तक, तो जहाँ से ये रिटर्न आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 79। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे जितने भी बड़े बड़े आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी न छोटे छोटे क्वेश्चन से ही डिराइव किए जाते हैं। एक छोटा क्वेश्चन पहले सेट करो, उसको डिराइव कर लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ, आप उसे और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे आपको 11 का जो है स्क्वायर पता होगा। 11 का स्क्वायर सबको ही पता होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। आपने ये देख लिया 11 का स्क्वायर होता है। अब क्या करना है,
अब इस 11 के स्क्वायर को, ये जो 11 का स्क्वायर है, अगर आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर पूछ ले, इसका स्क्वायर क्या होगा, तब क्या होगा। आपको तो 11 का स्क्वायर पता था, टिक लगा देते, लेकिन इतने बड़े नंबर का 1111 नंबर का स्क्वायर पूछ लिया तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने बैठ गए आप तो लगभग 2 से 3 मिनट जो है आप ले ही चले जाओगे, 2 से 3 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे नंबरों के लिए भी लॉजिक है। यहाँ पे कितने नंबर दिए थे, 1 2, 2 नंबर दिए हुए थे, तो ये 1 गया 2 गया, फिर 2 से जो है रिटर्न आ गया, 1 गया 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे 1 गया 2 गया, फिर 2 से रिटर्न आ गया। यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो 1 जाओ 2 जाओ 3 जाओ 4 जाओ, 4 तक पहुँच गए, 4 ही नंबर दिए हुए थे ना, 4 तक आप पहुंच गए। अब 4 से रिटर्न आ जाओ, 3 2 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये 1 2 3 4 4 3 1। अब आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसका स्क्वायर पूछ लिया तो आप विदिन अ सेकेंड सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे, ये कितना गया है, 8 टाइम गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना है, फिर 8 के बाद रिटर्न आना है 7 3, इस तरीके से 7 6 5, जो आंसर आ जाएगा आप विदिन अ सेकेंड लगा दोगे। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो है डिक्शनरी से। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन डिक्शनरी से सॉल्व किया वो पूछा था थर्ड लेटर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। यहाँ पे पूछा है कि ये जो है जितने भी दिए हैं डिक्शनरी में किस प्रकार से दिखेंगे। तो अभी ऑप्शन को देखो, यहाँ पे ऑप्शन 3 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 5 दे रखा है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। पहले 3 आएगा कि पहले 5 आएगा, SCA यहाँ पर है, SCA यहाँ पर है, उसके बाद फिर N दिया है, N के बाद फिर यहाँ पे इसमें T दिया है। पहले N आता है कि पहले T आता है, सबका एक साथ आंसर होना चाहिए कि पहले N आएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इनकरेक्ट हो गया, तो जो पहले 5 से स्टार्ट किया है उसको इनकरेक्ट कर दो। अब हमें 5 को नहीं चेक करना है, 5 दोनों जगह दिया है। 1 और 4 को चेक करो, 1 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है। SC यहाँ पे H दिया है, यहाँ पे E दिया है, क्योंकि SC तो दोनों में सेम है, SC से कोई मतलब नहीं। पहले E आएगा कि पहले H आएगा, पहले E आता है 5 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, तो पहले कौन सा आ जाएगा, पहले 5 वाला आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आंसर को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है डायरेक्शन के ऊपर, दिशाओं के ऊपर। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शन होती हैं। ये चारों डायरेक्शन इस तरीके से, आपके राइट हैंड की तरफ जो होता है ईस्ट, राइट हैंड की तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा। लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। ऊपर आपके मुंडी की तरफ, सर की तरफ, आपका जिधर सर है, सर किधर है, टॉप पर है, टॉप पर क्या होगा हमारा, नॉर्थ होगा। टॉप पे क्या होता है, नॉर्थ होता है। और पैर की तरफ मतलब बॉटम की तरफ, बॉटम की तरफ क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा डायरेक्शन होता है। अब जो क्वेश्चन को बोला है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पे बोला है इफ़ यू स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट करते हैं रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आप खड़े हैं, ये समझो हो गए आप, यहाँ पे ये बूंदी दर्शा रहा है आप हो गए, आप खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ रनिंग करना हुआ स्टार्ट करते हैं और आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर जाते हैं। नॉर्थ किधर है, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, मुंडी की तरफ है, मुंडी हमारा इस तरीके से होगा ऊपर। यहाँ पे गए आप 4 किलोमीटर तक पहुँच गए, ये हो गया 4 किलोमीटर। अब इसके आगे क्या बोल रखा है, यू टर्न योर लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर, यू टर्न योर लेफ्ट। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, जो आपका राइट है वो उस लड़के का भी राइट होगा और जो आपका लेफ्ट है वो उस लड़के का भी लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या बोला है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो आपका लेफ्ट क्या है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही इसका भी लेफ्ट होगा। तो इस तरीके से इसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर कवर कर लिया। यहाँ से ये हो गया 5 किलोमीटर। इसके आगे क्या बोल रखा है, देन अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर। अब इस तरफ वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है
तो हमें लेफ़्ट राइट कैसे पता चलेगा? वेस्ट की तरफ जा रहा है तो जो अप है, मतलब जो अप पोजीशन है ऊपर की तरफ है, वो उसका राइट हो जाएगा, और जो डाउन है बॉटम की पोजीशन है वो उसका लेफ़्ट हो जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ा है और गया कितना है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से लेफ़्ट को मोड़ दो और 5 किलोमीटर ये चला दो, ये हो गया 5 किलोमीटर। इसके आगे क्या बोल रखा है? एंड देन टर्न टू योर लेफ्ट अगेन एंड रन 6 किलोमीटर। अब इसके बाद फिर से वो लेफ़्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, तो लेफ़्ट अभी किधर आ जाएगा? लेफ़्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 6 किलोमीटर, ये हो गया। अब क्या बोल रखा है कि देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है हाउ मेनी किलोमीटर आर द फ्रॉम प्लेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर पर है? स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ये कितना दूरी पर है यही पूछा है। तो देखो अगर यहाँ से एक लाइन ये पूरा मिला देते हो, ये टोटल ये लाइन पूरी कितने की है? 6 किलोमीटर की है। यहाँ से ये लाइन जितने किलोमीटर की है उतने लाइन भी 1 किलोमीटर की है, ये होगी 5 किलोमीटर। ये बचा कितना? ये बचा 1 किलोमीटर। यहाँ से टोटल 6 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था? 5 किलोमीटर। तो ये कितना बच गया? ये हमारा बच गया जो है 1 किलोमीटर। अब पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसकी यहाँ पर है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो है कितने दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पर है ज़रा मुझे बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से ये आ रहा है जो है, ये तो पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से चलेगा। मतलब 1 किलोमीटर ट्रेवल ये किया और 1 किलोमीटर ट्रेवल ये किया, टोटल ट्रेवल कितने हो गए? 2 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सबसे शॉर्टकट है। अगर आपको ये डायरेक्शन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है खूनी रिश्ते का, मतलब ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता। इस खूनी रिश्ते को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? यहाँ पे पहले ऑलवेज चेक करना है कि पूछा क्या है। क्या पूछा है? हाउ इज जी रिलेटेड टू ई। जी जो है ई से किस प्रकार रिलेटेड करता है। तो जी कहाँ पर है? पहले जी को पकड़ो, जी यहाँ पर है। अब जी के बाद जो है साइन कौन सा दिया है? ऐट द रेट का साइन दिया है। अब चेक करो कि ऐट द रेट साइन मेल को दर्शा रहा है या फीमेल को दर्शा रहा है। मेल को ऑलवेज प्लस में दर्शाते हैं, फीमेल को ऑलवेज जो है माइनस में दर्शाते हैं। मेल को प्लस में दर्शाएंगे, फीमेल को जो है माइनस में दर्शाएंगे। यहाँ पे चेक करो ये जो साइन दिया है ये फीमेल को दर्शाएगा कि मेल को? यहाँ पे ये साइन है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। हस्बैंड किसी का पति क्या होता है? किसी का पति ऑलवेज मेल होता है। मतलब जी किसको दर्शाएगा? जी मेल को दर्शाएगा। तो ऑप्शन में अभी जो फीमेल वाले ऑप्शन दिए हैं उनको काट दो। डॉटर जो है फीमेल होती है, ये कट गया। फादर मेल होगा, सन मेल होगा, डॉटर सन जो है मेल होगा। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन हट गया है, केवल हमें 3 ऑप्शन चेक करना है। तो अब क्या करना होगा? आपको इसका डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये बोल रखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, मतलब ई इज़ द डॉटर ऑफ डी। ई क्या है? डी की डॉटर है, तो डी ऊपर रहेगा और ई क्या आ जाएगा? ई जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। और ई जो है डॉटर है, अगर डॉटर है मतलब माई फीमेल है तो इसको माइनस में लिख दो। अब आगे क्या बोला है? ये फिर से बोला है एफ इज़ द डॉटर ऑफ ई। एफ क्या है? ई की डॉटर है, तो एफ जो है इसके नीचे आ जाएगी। डॉटर किसकी है? ई की डॉटर है। डॉटर है तो माइनस साइन लगा दो, ये हो गया इतना। आगे क्या बोल रखा है? ये हैच का ये क्या है? ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे सीधा पढ़ना है एफ इज़ द मदर ऑफ जी। एफ इज़ द मदर ऑफ जी। एफ किसकी माता है? मदर ऑफ जी की माता है। एच के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि एच जो है मेल है कि फीमेल है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोला है? ये हो गया हमारे पास जो है यहाँ तक। अब इसको पढ़ना है, ये कहाँ पे दिया है? यहाँ पे ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब क्या बोल रखा है? जी इज़ द हस्बैंड ऑफ एच। जी इज़ द हस्बैंड ऑफ एच। एच का पति कौन है? जी है, तो जी पति है तो प्लस हो जाएगा। अब पति किससे शादी करेगा? लेडीज से शादी करेगा, मतलब महिला से शादी करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एच का जेंडर नहीं दिया है लेकिन एच अपने आप फाइंड कर लिया आपकी माइनस होगा। अगर जी पति हो गया है तो एच जो है माइनस हो जाएगा। और ये डबल एरो क्या दर्शाता है? डबल एरो ये दर्शाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख दूँ जी एच, यहाँ पे प्लस लगा दूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूँ और यहाँ पे एरो केवल सिंगल एक ही लगाऊँ, तो ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ये क्या है? भाई बहन हैं। अगर डबल एरो लगा दिया तो डबल एरो क्या दर्शाता है? ये पति पत्नी है। उसके आगे पढ़ो, ये हैच वाला दिया है। हैच मतलब बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, आई इज़ द डॉटर ऑफ एच।
आई इज़ द डॉटर ऑफ एच, आई जो है एच की डॉटर है, तो आई नीचे आ जाएगी, आई माइनस में हो जाएगी। अब जो पूछा है, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हर एक का आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। पूछा है जी ई से किस प्रकार रिलेट करता है, जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितने जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन, मतलब दूसरे जनरेशन में पहुंच रहा है। दूसरे जनरेशन में सन एक जनरेशन नीचे होता है, फादर एक जनरेशन ऊपर होता है, डॉटर सन ही जो है 2 जनरेशन नीचे होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी खूनी रिश्ते के साथ आज के मॉक टेस्ट को हम ख़त्म करते हैं। और आपको ये मॉक टेस्ट 100% अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये देख के ही जाना है। अगर आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 100% गारंटी है, अगर आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 95 क्वेश्चन जो है राइट बना के आओगे। इस तरीके का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना है, इतना फैला देना है, इतना फैला देना है जिस तरीके से आजकल IPL में रिंकू सिंह फैले हैं। आपको, अगर आप अभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है। अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो तो आप उस टॉपिक को भी शेयर कर सकते हो। इस टॉपिक पे जो है वीडियो बना दीजिए तो मैं वो टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।